आप सभी का स्वागत है। आज के विषय में हम पुनर्जागरण का यूरोपीय इतिहास लेखन पर प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। इस विषय पर चर्चा करने से पहले हम इस मानव समाज और मानव समूह के बारे में और उस मानव समाज ने इस सभ्यता के दौर में किस प्रकार से स्वयं को विकसित किया, इसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। तो हम और इसी दौर में उन्होंने किस प्रकार से पुनर्जागरण के समय में स्वयं को प्रभावित किया और इतिहास लेखन को प्रभावित किया, इसके बारे में विस्तृत चर्चा होगी। तो इस विषय पर चर्चा करने से पहले हम ये कहना चाहेंगे कि यह समझना चाहेंगे कि जो मानवीय समाज और मानव समूह है वो एक विचित्र प्राणी है। मनुष्य एक विचित्र प्राणी है। इसे इसलिए विचित्र कहा जाता है क्योंकि वह चमत्कार और अंधविश्वास के दौर से गुजरते हुए नवीन वैज्ञानिक तकनीकी खोजों के माध्यम से स्वयं को विकसित करता है। और ये स्वयं की विकसित या विकास करने की अवधारणा, जो स्वयं में जो जागृति या जागरण की जो धारणा प्रारंभ होती है, वो प्रारंभिक आदिम समाज से ही प्रारंभ हो जाती है कि वहीं से ही वो अपने आदिम समाज से ही तकनीकी और सभ्यता के दौर में आगे बढ़ता है। इस तकनीकी और सभ्यता का दौर जब वो प्रारंभ होता है तो इसे हम बौद्धिक क्रांति या बौद्धिक चिंतन की प्रक्रिया के माध्यम से देख सकते हैं। इस बौद्धिक चिंतन का प्रारंभिक दौर, जिसे हम मानते हैं मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यता और इसके साथ साथ रोम और भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और बेबीलोन की सभ्यता के बारे में और अन्य देशों में, जिसमें हम एशिया, अफ्रीका, चीन और यूरोप के अन्य देशों में भी हम इस सभ्यता के विकसित दौर में देख सकते हैं, जो स्वयं को उस अंधकार युग से एक नवीन तकनीकी के युग में, प्रारंभिक दौर में, जो आदिम समाज या प्राचीन समाज से लेकर आगे बढ़ता है। यह एक सतत गतिमान प्रक्रिया होती है जिसे हम कंटिन्यूअस प्रोसेस के रूप में देखते हैं। जो विकास की अवधारणा है, बौद्धिक चिंतन की अवधारणा है, जिसे हम सतत विकास की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। यह विकास की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ होती है, इसे हम देखते हैं इतिहास के दृष्टिकोण में, एक ऐतिहासिक व्याख्या के दृष्टिकोण में। अब ऐतिहासिक व्याख्या क्या होती है? तो इतिहास एक प्रकार से समाज का आईना होता है। वो समाज को प्रस्तुतिकरण करता है कि अतीत में किस प्रकार के बौद्धिक चिंतन या दार्शनिक विचारधाराएं या नवीन खोजें और वैज्ञानिक क्रांति प्रारंभ हुई है, जो प्राचीन समाज में हुई थी। और इसके साथ ही उस समाज ने स्वयं को अंधकार के युग में कैसे आगे बढ़ाया या स्वयं को उस बौद्धिक चिंतन को किस प्रकार से चमत्कार के रूप में या दैवी शक्ति के रूप में या अंधकार के रूप में स्वयं को कैसे देखता है। तो उस इतिहास के आईने के रूप में हम उस प्रस्तुतिकरण को देखते हैं कि किस प्रकार से स्वयं को उस डार्क एज में ले जाकर वह पहुंचता है। और उस प्रक्रिया के माध्यम से वह पुनर्जागरण, इस विषय पर, रेनेसा विषय पर पुनर्जागरण, जिसे हम कह सकते हैं पुनः जागना, किस प्रकार से स्वयं को जागृत करता है, ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो इस विषय पर जब चर्चा करते हैं पुनर्जागरण या पुनः जागना या पुनर्जागरण है क्या, तो इसे एक प्रकार से सामान्य शब्दों में समझे तो पुनः जागना क्यों कहा जा रहा है, तो इसकी व्याख्या को विस्तृत समझने के लिए हमें एक ऐसे युग के बारे में भी चर्चा करनी पड़ेगी कि जो युग अतीत काल से, आदिम युग से चला आ रहा था, लेकिन उस विकसित वैज्ञानिक नवीन तकनीकी खोजों के दौर से गुजरते हुए स्वयं को एक अंधकार युग में ढक लेता है या अंधकार युग में पहुंच जाता है, जिसे डार्क एज माने जाते हैं। अंधकार युग क्या है? अब अंधकार युग की जब व्याख्या करते हैं तो हम उस युग से संज्ञा देंगे जिसमें अंधविश्वास का दौर हो, दैवीय शक्ति, रोम की ईश्वरीय सत्ता, रोम में चर्च का अधिकार और जो सत्ता है और सत्ता का जो स्वरूप है, जिसे हम पॉलिटिकल अप्रोच भी देखते हैं, उस पे किस प्रकार से अंधविश्वास, आडंबर, दैवी शक्तियां, चमत्कार के माध्यम से मानव स्वयं को भूल गया। स्वयं का जो बौद्धिक चिंतन जो आदिम युग से प्रारंभ किया था और उस युग का जो एक समय में अपने आप को डार्क एज में जैसे ले जाता है, अंधकार युग में। अब अंधकार युग से आने की प्रक्रिया
जो हमने बताया था कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, सतत गतिमान प्रक्रिया होती है जो अपने आप को जागृत करता है या जागता है, जिसे हम पुनर्जागरण पुनः जागना कहते हैं, वो कि वह 13वीं 14वीं शताब्दी के दौर में एक संपूर्ण दृष्टिकोण में वैज्ञानिक क्रांति और बहुत सारी खोजों के माध्यम से वो आगे बढ़ती हैं। तो जो इस प्रक्रिया को, जो आगे बढ़ने की प्रक्रिया है, तो उसको हम पुनर्जागरण कहते हैं या नवीन बौद्धिक चिंतन की क्रांति को पुनर्जागरण के रूप में जाना जाता है। पुनर्जागरण यूरोप के देशों में, अन्य देशों में भी प्रारंभ हुआ और भारत में भी पुनर्जागरण देखा जाता है। लेकिन वह पुनर्जागरण किस दृष्टिकोण में देखते हैं हम? यदि आप विश्व इतिहास लेखन के दृष्टिकोण में पढ़ते हैं या विश्व इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें पुनर्जागरण का प्रभाव उसके विविध आयामों के दृष्टिकोण में आप देखते हैं। विविध आयाम कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि सामाजिक दृष्टिकोण, सामाजिक आयाम के रूप में देखते हैं, जैसे समाज में परिवर्तन के दौर पे आपको दिखाई देता है। विभिन्न दृष्टिकोण में आप देख सकते हैं, सामाजिक सुधार आंदोलन को देख सकते हैं, समाज में किस प्रकार से कुरीतियां थी, अंधविश्वास थे, कमियां थी, उनको कैसे दूर किया गया, ये सामाजिक आयाम दिखाई देता है। सामाजिक आयाम के साथ साथ आप देख सकते हैं धार्मिक दृष्टिकोण, यह धार्मिक आयाम। तो धार्मिक दृष्टिकोण में जो धार्मिक क्रांतियां हुई इस दौर में, हम देख सकते हैं कि इटली से जो पुनर्जागरण प्रारंभ होता है उसमें धर्म सुधार आंदोलन, कैथोलिक धर्म से प्रोटेस्टेंट धर्म और फिर अन्य धर्म सुधार आंदोलन, और उसमें नवीन क्रांतियां और उस क्रांतियों के माध्यम से धर्म सुधार आंदोलन में के स्वरूप में आप देखते हैं। अब तीसरे आयाम की चर्चा अगर हम करते हैं तो वह राजनीतिक दृष्टिकोण में, कि किस प्रकार से राजनीतिक क्रांतियां हुई, राष्ट्रवाद का उदय हुआ, सामाजिक क्रांतियां हो रही हैं, जिससे अपने को स्वयं को स्वतंत्र कराने की प्रक्रिया दिखाई देती है, तो वो राजनीतिक स्वरूप में दिखाई देता है। आर्थिक दृष्टिकोण में देख सकते हैं किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में सुधार करने के दृष्टिकोण में देख सकते हैं। व्यापार, वाणिज्य और बड़े बड़े उद्योग धंधों का विकास किया जाना, फैक्ट्रियों का विकास करना, वो किससे संभव हुआ? एक प्रकार से वैज्ञानिक क्रांति से। तो हम वैज्ञानिक क्रांति के माध्यम से देखते हैं नवीन खोजें, नवीन आविष्कार, उद्योग धंधों का विकास हो रहा है, नवीन देशों की खोज हो रही है, उपनिवेश के देशों की खोज हो रही है, और यहां से उपनिवेशवाद के प्रभाव के रूप में देख सकते हैं। तो ये आयाम, उसके विविध आयाम देख सकते हैं आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण में। इसके साथ साथ हम साहित्यिक दृष्टिकोण को भी देख सकते हैं, जिसमें साहित्य में बहुत सारे साहित्यिक रूप से प्रचलन प्रारंभ होता है और साहित्य में विकास होता है, लेख, आलेख और बहुत सारे ऐसे ग्रंथों की रचना होती है जो साहित्यिक क्षेत्र में क्रांति लाते हैं, जो कि राष्ट्रवाद को भी प्रभावित करते हैं और एक प्रकार से पूरे पुनर्जागरण या यूरोपीय या अन्य देशों के इतिहास लेखन को ये सभी आयाम प्रभावित करते हैं। लेकिन जो आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे जिस विषय पर, वो आयाम आपका इतिहास लेख पर होगा। इतिहास विषय पर आज का जो आयाम है या आज के बारे में जो चर्चा की जा रही है वो इतिहास लेखन के दृष्टिकोण में देख सकते हैं। अब ये इतिहास लेखन में इस पुनर्जागरण ने, पुनर्जागरण के दौर में किस प्रकार से उस समाज को प्रभावित किया और इस समाज को प्रभावित करने के कारण क्या होते हैं, तो उस कारणों के बारे में विस्तृत चर्चा होगी। और ये पुनर्जागरण का जो हम कह सकते हैं इतिहास लेखन में प्रभाव जो दिखाई दे रहा है वो किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, तब हम यहां पर कहना चाहेंगे कि इतिहास लेखन में किस प्रकार से प्रभाव दिखाई दे रहा है। अब जैसा कि हमने विविध आयामों की भी चर्चा कर रहे हैं और इसके साथ साथ इतिहास लेखन की, इस विषय पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। अन्य विषयों पे हम अन्य विश्व इतिहास लेखन में यदि इस पर चर्चा की जाएगी तो विश्व इतिहास लेखन में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और अन्य दृष्टिकोण में जो वैज्ञानिक क्रांतिक दृष्टिकोण में चर्चा करेंगे तो अन्य विषय के माध्यम से किया जाएगा। लेकिन आज का जो मुख्य विषय है वो इतिहास लेखन पे है और इतिहास लेखन पर किस प्रकार से उस बौद्धिक क्रांति, बौद्धिक चिंतन ने
और दार्शनिक विचारधारा ने, और उस बौद्धिक क्रांति, बौद्धिक चिंतन, दार्शनिक विचारधारा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने, वैज्ञानिक खोजों ने किस प्रकार से इतिहास को प्रभावित कर दिया, अतीत की व्याख्याओं को परिवर्तित कर दिया, और अतीत के लेखन को, जो अतीत में ऐतिहासिक घटनाएं जो पास्ट का वर्णन करती हैं, उसको उन नवीन दृष्टिकोण में किस प्रकार से उसको सही या सत्यता के करीब जाने की प्रक्रिया के माध्यम से हमें पहुंचाने की कोशिश किया। वही इतिहास लेखन का दृष्टिकोण हमें उस इतिहास को प्रभावित करेगा और उस पुनर्जागरण काल में यूरोप में उस समाज को प्रभावित करेगा और सत्यता के करीब जाने की कोशिश करेंगे। अब हम देखते हैं कि जो इतिहास लेखन पर प्रभाव जो दिखाई दे रहा है वो किस किस डायमेंशन में हम देख सकते हैं, या किस वैचारिक दृष्टिकोण ने। जैसे कि माना जाता है कि मानवीय समाज और मानव का जो बौद्धिक पटल है और चिंतन है वो एक प्रकार से विभिन्न दृष्टिकोण, जो दार्शनिक विचारधाराओं के दृष्टिकोण से स्वयं को विकसित करता है, जो अंधविश्वास और चमत्कार के दौर से गुजर कर अपने आप को उस चिंतन की प्रक्रिया में ढाल लेता है और उस पर अपनी सोच विकसित करता है, और उस सोच के माध्यम से स्वयं को वह प्रस्तुतिकरण भी करता है कि किस प्रकार से हमारी अतीतकालीन की घटनाएं हैं, और स्वयं के बारे में भी वो परिचित कराता है स्वयं को। वो एक इतिहास लेखन के दृष्टिकोण में परिचित कराता है। अब इस इतिहास लेखन में जो डार्क एज में जो समस्याएं या अतीतकालीन जो समस्याएं दिखाई देती हैं उनके बारे में हम व्याख्या करेंगे। जैसे कि हम डार्क एज के बारे में बता रहे थे, अंधकार युग के दौर से हम गुजर रहे थे, जबकि हम कह सकते हैं पुनर्जागरण भी एक प्रकार से सतत प्रक्रिया होती है। पुनः जागना या हम पुनर्जागरण तुरंत प्रारंभ नहीं होता है, वो धीरे धीरे और विभिन्न खोजों के माध्यम से और उन जानकारियों के माध्यम से, और साथ ही साथ उन जानकारियों में एक दार्शनिक दृष्टिकोण, दर्शन शास्त्र के वैचारिक दृष्टिकोण के माध्यम से स्वयं को विकसित करता है। तो यही पुनर्जागरण की प्रक्रिया है। तो इस पुनर्जागरण प्रक्रिया में हम किस माध्यम से, किन किन क्षेत्रों के माध्यम से हम खोजने की कोशिश करेंगे। अब खोजना क्या होगा, इतिहास या अतीत की व्याख्या। जैसे कि और हम एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे यहाँ पर कि कॉन्स्टेंटाइन का दान पत्र, जो एक प्रकार से अतीत में कॉन्स्टेंटाइन जो दान पत्र लिखा गया था, कॉन्स्टेंटाइन का दान पत्र, उस पे बहुत सारी ऐसी व्याख्याएं थी। एक राजा ने, शासक ने स्वयं के बारे में बहुत सारे दानों का उल्लेख अपने ताम्रपत्रों और लेखों में करा दिया था, और उन ताम्रपत्र और लेखों के माध्यम से स्वयं को बताने की प्रस्तुत किया था कि कितना दान दिया है। लेकिन उसकी जब सत्यता के बारे में जानकारी प्राप्त की गई तो उसको विभिन्न माध्यम से हमने सत्यता के करीब जाने की कोशिश किया, या इतिहासकार वो जाने की कोशिश किया, तो जो कि पुनर्जागरण के काल में ही दिखाई देता है कि कैसे हम उस सत्यता के करीब जा सकते हैं। उसका हम आलोचनात्मक मूल्यांकन, फिलोलॉजिकल क्रिटिसिज्म के माध्यम से, जिसे हम दार्शनिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि क्या है। इसके साथ साथ ही हम कहेंगे जो अंधकार युग में रोम के चर्च का अधिकार हो जाता है, दैवीय शक्तियों का अधिकार हो जाता है, तो उस युग में जब हम देखते हैं कि दैवीय शक्तियां और आडंबर और अंधविश्वास का बोलबाला प्रारंभ हो जाता है। कोई भी कार्य हो रहा है वो ईश्वरीय शक्तियों के आधार पर हो रहा है। रोम में चर्च का अधिकार, चर्च के द्वारा सेना का रखा जाना और सत्ता भी चर्च के द्वारा चलाई जाने लगी थी। तो पूरा संपूर्ण एक राजनीतिक और व्यवस्थित स्वरूप ईश्वरीय द्वारा संचालित किया जाने लगा, जबकि व्यक्तियों को यह भ्रमित किया जाने लगा कि चमत्कार और अंधविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया था। व्यक्तियों को भ्रमित किया जाने लगा कि यही सब ईश्वरीय या दैवीय इच्छा पर निर्धारित है। जब इस तरह की व्याख्याएं उस समाज में दिखाई देने लगी और उस समाज में जब इस तरह की व्याख्याएं बढ़ने लगी और उसका इतिहास में भी वर्णन, साहित्य में भी वर्णन लिखा जाने लगा, बहुत सारे ऐसे लेख जिसपे हम कह सकते हैं चर्च के द्वारा प्राप्त लेख या धार्मिक ग्रंथ या ग्रंथों के माध्यम से उस तरह से वर्णन, तब उस पे एक प्रकार से बौद्धिक या दार्शनिक दृष्टिकोण जब एक युग में प्रारंभ होता है तो उसने उसकी आलोचना करना प्रारंभ कर दी, और आलोचना का माध्यम एक दृष्टिकोण बनाया। वो इन दृष्टिकोण में देखा जा सकता है कि किस प्रकार से आलोचना का स्वरूप बनाया गया। अब हम इस पे चर्चा करेंगे कि हमें इस विषय के अंतर्गत इतिहास लेखन का पुनर्जागरण का इतिहास लेखन पर प्रभाव विषय पर हम किस तरह से खोज सकते हैं, या किन किन टॉपिक के माध्यम से इस पे चर्चा होगी।
ह्यूमनिज्म की बात हो रही है। सबसे पहले मानववाद। अब इतिहास लेखन पे मानववाद का कैसे प्रभाव पड़ रहा है, हम देखते हैं एक अंधकार युग से जब गुजर रहे हैं, चमत्कार अंधविश्वास पे, तब एक मानवीय सभ्यता के विकास के बारे में बताया जाने लगा कि जो भी अब चर्च के या रोम में चर्च का अधिकार या बहुत सारी अतीतकालीन व्याख्याएं जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो ईश्वरीय इच्छा या दैवीय इच्छा पर निर्धारित नहीं है, बल्कि उसके लिए मनुष्य जिम्मेदार है। और मानववाद मतलब मनुष्य के द्वारा किए गए कार्य हैं, चाहे वो राष्ट्रवाद हो, चाहे वो स्वतंत्रता आंदोलन हो, किस देश के लिए राष्ट्रभक्ति का प्रतीक हो, तो जिसको हम मानववाद के दृष्टिकोण को हम आर्कियोलॉजी के माध्यम से खोजने की कोशिश की है, पुरातत्व के माध्यम से, पुरातत्व की विधियों के माध्यम से। और इसी पुरातत्व विधियों में हमने एक दूसरे विषय पर भी चर्चा करना चाहेंगे, जिसे हम साइंटिफिक अप्रोच, क्योंकि एक पुनर्जागरण सिर्फ एक विशिष्ट विचारधारा पर निर्धारित नहीं रह गया, मानववाद की विचारधारा पर ही निर्धारित नहीं था, बल्कि अन्य विचारधाराएं, बौद्धिक दार्शनिक विचारधाराएं भी यहां पर सम्मिलित थी, जिसे हम कह सकते हैं विज्ञानवाद, विज्ञानवादी विचारधारा। और ये एक प्रकार से दार्शनिक विचारधारा है, जितने भी विचारधारा हैं वो दार्शनिक विचारधारा हैं। तो हम इस दृष्टिकोण में जब देखते हैं विज्ञानवादी विचारधारा, विज्ञान में दर्शन शास्त्र का प्रयोग और उस पर इतिहास लेखन की व्याख्या, कैसे वैज्ञानिक क्रांतियों के माध्यम से इतिहास को प्रूफ करने की बात कही जाने लगी, उस पर साइंटिफिक अप्रोच अपनाया जाने लगा। और उस पर जैसे कि हम कह सकते हैं कि फ्रांसिस बेकन, रेने डेकार्टेस, उन्होंने वैज्ञानिक खोजों के माध्यम से कि किस प्रकार से जो पृथ्वी की घूर्णन गति है और वो ग्रह पर निर्धारित है, और केपलर के माध्यम से, गैलीलियो के माध्यम से एक टेलीस्कोप का खोज किया जाना और टेलीस्कोप के माध्यम से इस ब्रह्मांड के और सृष्टि के बारे में देखना, जिसके पहले ईश्वरीय इच्छा पे निर्धारित बता रहे थे, लेकिन जब वैज्ञानिक खोजों के माध्यम से ये बताया जाने लगा कि एक प्रकार से ये ग्रह नक्षत्रों पर आधारित है, जिसके लिए सूर्य और पृथ्वी जैसी संरचना के बारे में बताया जाने लगा, तो उसके बारे में बताया जाने लगा। और उसके माध्यम से विज्ञानवाद की दार्शनिक विचारधारा के माध्यम से हम उसका प्रस्तुतिकरण करने लगे, जो कि इतिहास लेखन की विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाने लगा। जैसे कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में आप फैक्ट को कार्बन डेटिंग के माध्यम से प्रूव करते हैं, तो ये भी एक प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति या वैज्ञानिक की दार्शनिक विचारधारा के माध्यम से इतिहास लेखन का कार्य किया जाना कहलाएगा। रेशनलिस्ट, इसे हम कह सकते हैं बुद्धिवाद का प्रयोग या बुद्धिवादी विचारधारा। अब बुद्धिवादी विचारधारा है क्या, इस पे समझना होगा कि अब हम इस पुनर्जागरण काल में 13वीं-14वीं शताब्दी के पश्चात स्वयं विवेक और बुद्धि का प्रयोग करने लगे। कोई भी घटना, किसी भी कार्य के पीछे उसको रहस्य के जानने की कोशिश करने लगे, उसके रहस्य को जानने के लिए उसकी चमत्कारिक घटना जो ईश्वरीय या दैवी इच्छा है, उस पर तर्क और विवेक और बुद्धि का प्रयोग करने लगे। और ये तर्क और विवेक और बुद्धि का प्रयोग ही बुद्धिवादी विचारधारा का दार्शनिक स्वरूप है। और उस तर्क का माध्यम हमारे मानववाद और विज्ञानवाद का ही प्रभाव दिखाई देता है इस बुद्धिवादी दृष्टिकोण में। तो इसमें हम विस्तृत चर्चा करेंगे इन विषयों के अंतर्गत। अब हम आते हैं रोमांटिज्म, जिसे हम स्वच्छंदवाद भी कहते हैं। अब स्वच्छंदवाद की विचारधारा इतिहास लेखन में कैसे प्रयोग की गई, जब हम देख रहे थे कि मानववाद का प्रयोग और उसके साथ साथ वैज्ञानिक क्रांति का प्रयोग और बुद्धिवादी विचारधारा का प्रयोग किया जाने लगा। अब ये वैज्ञानिक क्रांति ने और बुद्धिवादी विचारधारा ने इतिहास में स्वयं को, इतिहास को सीमित कर दिया कि जो प्रूफ हो सकता है, सत्यता के करीब जा सकते हैं, वहीं तक इतिहास सीमित हो गया। लेकिन एक डार्क एज, क्योंकि इतिहास एक सतत गतिमान प्रक्रिया है, हमने बताया था कि इतिहास अतीत का आईना है और सतत गतिमान प्रक्रिया है, तो उसको देखने के लिए उस गतिमान प्रक्रिया को भी देखना चाहिए। तो हम एक युग को, जिसे हम डार्क एज की संज्ञा दे रहे थे, तो उस युग को भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उससे हम छुपा नहीं सकते।
उस पे भी कुछ ना कुछ वर्णन अवश्य मिलेगा। तो उस युग को अगर हम तर्कवाद, विचार और मानववाद और वैज्ञानिक क्रांति के माध्यम से समाप्त करने की कोशिश कर रहे थे या किया जा रहा था, तो उस पे एक नवीन दृष्टिकोण आया, जिसे हम स्वच्छंदवाद या स्वतंत्र इतिहास लेखन या स्वतंत्रता पूर्वक, जिसमें लोकगीत, मिथ और व्यक्ति स्वयं को, चाहे वह ईश्वरीय इच्छा है या दैवी इच्छा है, उसके माध्यम से खुश रखने की कोशिश करता है, जिसको हर एग्जाम्पल के रूप में समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि वर्तमान समय में कोरोना जैसी या कोविड-19 जैसी समस्या है, जिसके लिए बहुत सारी वैक्सीन बन रही हैं या बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं, इसके बाद भी कुछ व्यक्ति या कुछ समाज के व्यक्ति ऐसे हैं जिसने अपने आप को स्वच्छंदवादी धारणा में ढाल लिया है। वह पूजा पाठ कर रहा है, हवन कर रहा है और बहुत सारे ऐसे अनुष्ठानिक कार्य कर रहा है जिसके माध्यम से कह रहा है कि कोरोना की समस्या दूर हो जाएगी, जबकि साइंटिफिक अप्रोच में आप जानते हैं कि क्या है। लेकिन अपने आप को मोटिवेट करना और स्वयं को आत्मविश्वास जागृत करना ही और उस तरह से अपने आप को खुश रखना ही स्वच्छंदवादी विचारधारा का स्वरूप दिखाई देता है। और उस स्वच्छंदवाद में भी उस प्रकार का इतिहास मिलता है जो डार्क एज में है, अंधकार युग में है, जो पुनर्जागरण से पहले का युग है। तो इसकी भी व्याख्या हमें स्वच्छंदवादी दृष्टिकोण से इतिहास को खोजने की व्याख्या देखी जाएगी कि किस प्रकार से आर्डर और बीको ने इस तरह की स्वच्छंदवादी व्याख्या को या रूसो ने इस तरह की व्याख्या को किस प्रकार से खोजने की कोशिश की। व्यक्ति या मानव अपने आप को कैसे स्वतंत्र महसूस करता है या स्वच्छंद महसूस करता है, उसकी व्याख्या के बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं एनलाइटमेंट, ज्ञानोदय का काल या ज्ञानोदय का इतिहास लेखन। अब एनलाइटमेंट है क्या, जैसे कि ज्ञानोदय का इतिहास लेखन है क्या, जिसे हम एक ज्ञान का उदय, शिक्षा का उदय। अब हमने बहुत सारी विचारधाराएं यहां पर देख रहे हैं, मानववाद, विज्ञानवाद, बुद्धिवाद और स्वच्छंदवाद, और यहीं पर हमने समझा कि इतिहास तो अतीत की व्याख्या है और उस पर ज्ञान का उदय हो गया, और इस ज्ञान के उदय के माध्यम से हम अपने आप को विकसित कर लिए, और जिस पे ज्ञान और विवेक, बुद्धि और हर तरह की विचारधाराओं का प्रयोग करते हैं, उस दृष्टिकोण से इतिहास की व्याख्या करने लगे। तो इसे हम ज्ञानोदय काल की व्याख्या के रूप में देख सकते हैं। हर युग का अपना एक इतिहास होता है, उस युग की उसके दृष्टिकोण में व्याख्या करनी आवश्यक होती है। अब ज्ञानोदय के काल के इतिहास लेखकों के द्वारा जो व्याख्या मिलती है वो उस युग की व्याख्या करते हैं कि किस प्रकार के युग में किस प्रकार से इतिहास लेखन किया जाना चाहिए, और उनके दृष्टिकोण की बताते हैं कि हम किस प्रकार के दृष्टिकोण को किस दृष्टिकोण में देख सकते हैं। आगे हम इस विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे, जिस प्रकार से यूरोपीय इतिहास लेखन में पुनर्जागरण का प्रभाव दिखाई देता है, वो मानववाद में और विज्ञानवाद में और बुद्धिवादी युग में, स्वच्छंदवाद में और ज्ञानोदय के काल में कैसे प्रयोग की जाएगी, और उसके साथ साथ उन इतिहास के दार्शनिकों का भी वर्णन करेंगे जो इतिहास में अपने दर्शन शास्त्र के प्रयोग का करते हुए, विवेक और बुद्धि, बौद्धिक चिंतन का प्रयोग करते हुए उस इतिहास की व्याख्या को कैसे बताने की कोशिश की, जिसमें हम रेने डेकार्टेस के बारे में भी चर्चा करेंगे, हर्डर की भी चर्चा करेंगे, और इसके साथ साथ वॉल्टेयर के बारे में भी चर्चा करेंगे कि वॉल्टेयर कैसे इतिहास के बारे में वर्णन करते हैं। गिब्बन के बारे में चर्चा करेंगे कि उन्होंने इतिहास की व्याख्या को किस दृष्टिकोण में बताया है। हीगल के बारे में चर्चा करेंगे, बीको के इतिहास दृष्टिकोण के बारे में बताएंगे किस प्रकार से उन्होंने रेने डेकार्टेस और बीको के इतिहास लेखन में विज्ञानवाद की दृष्टिकोण में किस प्रकार से बताया है। रूसो के बारे में बताएंगे, हर्डर के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से उन्होंने स्वच्छंदवादी विचारधारा का अपने इतिहास लेखन में प्रयोग किया था। तो ये एक विस्तृत चर्चा हमारे अन्य व्याख्यान में की जाएगी। तो अन्य लेक्चर में आपके एक पॉइंट बाय पॉइंट, टॉपिक बाय टॉपिक विस्तृत चर्चा होगी।